नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प विषय की तह तक जाने वाले हैं। देखिए, हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली और संविधान लागू हुआ तो बस देश में एक पूरी तरह से सफल लोकतंत्र स्थापित हो गया, है ना? लेकिन असल में वो तो महज एक शुरुआत थी, एक बहुत ही गहरे और लगातार चलने वाले सामाजिक बदलाव की। तो चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उनका मानना था कि सिर्फ चुनाव करवा लेना या सरकारें चुन लेना ये सब एक भ्रम पैदा कर सकता है। अगर हम पूरी तरह से सिर्फ इसी चुनावी प्रक्रिया के भरोसे बैठे रहे तो ये एक ऐसे गहरे खतरे को छुपा सकता है जो किसी भी दिन इस पूरे राष्ट्र की नींव को ही ढहा दे। इस जटिल ब्लूप्रिंट को डिकोड करने के लिए आज हम इन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। असली नींव, संवैधानिक त्रिकोण, ऑपरेटिंग सिस्टम, दार्शनिक विरोधाभास, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण और आखिर में डिजिटल चुनौती। हमारा ये पूरा सफर वीएनएस-जेयू जर्नल के एक शोध पत्र, एमडीयू के सिलेबस और डिजिटाइज्ड एनसीईआरटी स्रोतों पर आधारित होगा। भाग 1, असली नींव। अब इसे समझने के लिए जरा एक इमारत की कल्पना कीजिए। राजनीतिक लोकतंत्र उस इमारत का सिर्फ एक बाहरी ढांचा है, वो सुंदर सा मुखौटा जो हमें बाहर से दिखाई देता है। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र, वो दरअसल उस इमारत की भार सहने वाली वो बेहद मजबूत नींव है जिस पर ये पूरी की पूरी इमारत टिकी हुई है। इसे ऐसे समझिए, राजनीतिक लोकतंत्र एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब वोटिंग मशीन के सामने एक अरबपति और एक दिहाड़ी मजदूर दोनों बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन अंबेडकर का नजरिया ये था कि ये समानता तब तक पूरी तरह खोखली है जब तक समाज में एक व्यक्ति एक मूल्य स्थापित ना हो जाए, यानी मानवीय गरिमा और सामाजिक स्तर पर भी सच्ची समानता ना हो। इसे एक खेल के मैदान के रूप में देखते हैं। सोचिए, नियम तो सबके लिए एक जैसे बना दिए गए हैं, लेकिन जातिगत ऊंच नीच की ऐतिहासिक बेड़ियों की वजह से मैदान बिल्कुल भी समतल नहीं है। कुछ खिलाड़ियों को तो सिर्फ उनके जन्म के कारण ही शुरुआत से एक भारी पेनल्टी झेलनी पड़ रही है। अब आप ही बताइए, समानता का क्या ही मतलब रह जाता है अगर कुछ खिलाड़ी रेस में पहले से ही 100 कदम पीछे खड़े हों? भाग 2, संवैधानिक त्रिकोण। असमानता के इस मैदान को समतल करने के लिए दुनिया के बेहतरीन दर्शनों को मिलाकर एक अनूठा संगम तैयार किया गया। अंबेडकर ने फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लिया। फिर उन्होंने इसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने गुरु जॉन डेवी के एसोसिएटेड लिविंग यानी जुड़े हुए जीवन के सिद्धांत के साथ मिलाया। और सबसे अहम बात, उन्होंने इसमें बौद्ध दर्शन की करुणा और समता को पिरोया, ताकि ये पूरा ढांचा सीधे तौर पर संस्थागत उत्पीड़न की कठोरता पर गहरी चोट कर सके। ये एक तरह से एक मास्टर स्ट्रोक था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस त्रिकोण में स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का चले जाना बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब था वैचारिक और सामाजिक उत्पीड़न से आज़ादी, जिसके लिए शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना गया। और वहीं दूसरी ओर समानता का मतलब था कानूनी रूप से छुआछूत जैसी प्रणालीगत बाधाओं को पूरी तरह खत्म करके लोगों का आत्मसम्मान वापस दिलाना। भाग 3, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ कानूनी किताबों से परे हटकर एक समाज असल में एक साथ जुड़ता कैसे है? खैर, वो जुड़ाव आता है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी से। बंधुत्व पूरे लोकतंत्र की वो भावनात्मक गोंद है जो आपसी सम्मान और हमारे सामाजिक विवेक से बनती है। देखिए, स्वतंत्रता और समानता को तो अदालतें भी लागू करवा सकती हैं, लेकिन किसी को दिल से अपना भाई या बहन मानने की भावना, उसे सिर्फ कानून बनाकर पैदा नहीं किया जा सकता है ना। इसे तो समाज के भीतर से ही आना होगा। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये दिखाती है कि स्वतंत्रता और समानता एक कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह हैं। ये एकदम ठोस हैं। लेकिन बंधुत्व और संवैधानिक नैतिकता वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बिना ये हार्डवेयर किसी काम का नहीं। अगर बंधुत्व का ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो स्वतंत्रता सिर्फ ताकतवरों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी और समानता एक तानाशाही में क्रैश हो जाएगी। भाग 4, दार्शनिक विरोधाभास। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान इस पूरे विचार को बाकी दुनिया के विचारकों के सामने कैसे रखते हैं। जैसे एमडीयू के सिलेबस को ही ले लीजिए। एक तरफ थॉमस हॉब्स और मैकियावेली जैसे पश्चिमी विचारक हैं जो मानते हैं कि राज्य का कड़ा नियंत्रण होना चाहिए और सत्ता किसी भी तरह हासिल की जानी चाहिए। उनका सीधा सा फंडा था कि लक्ष्य पूरा होना चाहिए, साधन चाहे जो भी हो। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अंबेडकरवादी दर्शन का पूरा जोर राज्य की सत्ता को बढ़ाने पर नहीं, बल्कि हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त करने और समाज के नैतिक पुनर्निर्माण पर है।
जहां साधन और लक्ष्य दोनों का पवित्र होना जरूरी है। भाग 5 ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। अब सोचने वाली बात यह है कि यह सशक्तिकरण आज के समय में जमीनी स्तर पर आखिर हो कैसे रहा है। 133.7 मेगाबाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये सिर्फ कोई आम डिजिटल फाइल का साइज नहीं है। ये सीडैक नोएडा द्वारा डिजिटाइज की गई एमएल सहारे की 1988 की ऐतिहासिक एनसीईआरटी किताब का सटीक साइज है, जो अब इंटरनेट आर्काइव पर हम सबके लिए पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है। जब किसी दूर दराज के गांव का कोई युवा इस फाइल को डाउनलोड करता है ना, तो वो दरअसल शिक्षा पर चले आ रहे सदियों पुराने एकाधिकार को तोड़ रहा होता है। ये सीधे तौर पर अंबेडकर के उसी विश्वास को दर्शाता है कि ज्ञान और शिक्षा सामाजिक गुलामी को काटने के लिए सबसे तेज हथियार हैं। भाग 6 डिजिटल चुनौती। आइए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आधुनिक दौर में कैसे लागू होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में कैसे लागू होता है। नई शिक्षा नीति 2020 को ही देखिए। इसका जोर वंचित समूहों का ड्रॉप आउट रेट कम करने पर है, जो सीधे पहुंच और समानता के सिद्धांत से जुड़ता है। पंचायती राज के जरिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हो या फिर आज के दलित, पर्यावरण और लैंगिक न्याय से जुड़े आंदोलन, ये सब ये साबित करते हैं कि संविधान महज पन्नों में कैद कोई मृत किताब नहीं है, बल्कि एक जीवित और सांस लेता हुआ नैतिक मार्गदर्शक है। लेकिन इसी जीवंत संविधान के सामने आज एक बिल्कुल नया और अप्रत्याशित संकट आ खड़ा हुआ है, और वो है सोशल मीडिया का एल्गोरिदम। ये प्रणालियां डिजाइन ही कुछ इस तरीके की गई हैं कि ये समाज को बांटने और हमारे मतभेदों को बढ़ाकर मुनाफा कमा सकें। ये उस नाजुक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे बंधुत्व के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा है, जिसके बिना हमारा पूरा सामाजिक लोकतंत्र क्रैश हो सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब डिजिटल दुनिया समाज के इसी विभाजन से अपना मुनाफा कमा रही हो, तो ऐसे ध्रुवीकरण वाले युग में हम अपनी इस बुनियादी संवैधानिक नैतिकता की रक्षा कैसे करेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस बारे में गहराई से सोचते रहें।